आज हम अर्थशास्त्र के स्वभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला या फिर दोनों। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान का अर्थ क्या है इनको समझ ले, फिर कला के बारे में बाद में जानेंगे। विज्ञान का अर्थ है किसी भी घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान के लिए तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों को मापने का प्रयत्न करना, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना और नियमों की सार्वभौमिक सत्यता की जांच करना, ये चार बातें विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? इनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो अर्थशास्त्र विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। उसे इसलिए विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक रीतियों के अंतर्गत हम क्रमबद्ध और चरणबद्ध किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं और बाद में उनका निष्कर्ष निकालकर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसलिए इसको वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग होता है। सिद्धांतों का निर्माण होता है इसमें। मांग का नियम, मालथल का जनसंख्या का सिद्धांत, बहुत सारे नियम, उत्पादकता का नियम, ये सब सिद्धांत यहाँ पर इनका प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पर विषय का क्रमबद्ध विवेचन भी यहाँ पर होता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अर्थशास्त्र में सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन भी किया जाता है। जैसे मांग का नियम, चाहे हम चांपा में रहे, बिलासपुर में रहे, छत्तीसगढ़ में या इंडिया में या विदेश में, वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो सामान्यतया उनकी मांग कम होती है और वस्तु का जब मूल्य कम हो जाता है उसकी मांग वृद्धि होती है। यह सार्वभौम सत्य है। और एक मुख्य बात यहाँ पर यह है जो कि अर्थशास्त्र को एक उपहार स्वरूप मिला हुआ है अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में, वह है मुद्रा रूपी मापदंड। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाकलापों व्यवहारों को मुद्रा रूपी मापदंड के माध्यम से मापते हैं और इसलिए यह विज्ञान का अधिक नज़दीक बन जाता है। इसमें भविष्यवाणी की भी शक्ति पाई जाती है। जैसे मांग का नियम के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि अगर वस्तु की मात्रा कम पड़ जाएगी तो उनकी ग्राहक मान लीजिए कि अधिक होंगे, तो वस्तु की मात्रा कम होने की वजह से उसकी ग्राहक की अधिकता के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की मात्रा अगर कम है और ग्राहक अधिक है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा ही। तो इस तरह से भविष्यवाणी की शक्ति भी इसमें है। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विपक्ष में तर्क, कुछ लोग इनको विज्ञान कहना पसंद नहीं करते। वह इसलिए है क्योंकि अर्थशास्त्रियों में मतभेद होने का तर्क है। और कहा भी जाता है कि जहाँ कहीं 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत हो जाते हैं और मतभेद होने का तर्क यहाँ पर दिया गया। विज्ञान जैसे निश्चित नियमों का प्रतिपादन नहीं कर पाना। विज्ञान के अंतर्गत हम निश्चित नियम का प्रतिपादन करते हैं और निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा पानी ही बनेगा, ऐसे निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में चूँकि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसलिए ऐसा संभव नहीं होता। वह इसलिए ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि अर्थशास्त्र में स्वभाव का फर्क का पाया जाना, प्रयोगशाला की सुविधा नहीं होती। प्रयोगशाला पूरा देश होता है, पूरा स्थान होता है, किसी निश्चित स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, न कि व्यक्तिगत। और इसलिए भी यह एक इनके विपक्ष में लोग बात करते हैं। और आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं एवं मुद्रा का स्वभाव शुद्ध नहीं पाया जाता। मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की स्थिति रहती है तो मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता नहीं पाई जाती और इसलिए भी लोग इसको विज्ञान मानने के विपक्ष में तर्क देते हैं। अब यह है कि अर्थशास्त्र को अगर विज्ञान मान भी लिया जाए तो इनके 2 शाखा है, एक तो वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत जे विषय सीनिया, प्रोफेसर रॉबिन्सन आदि ने इन्होंने कहा कि यह केवल क्या है का अध्ययन करता है, व्हाट इज का, और क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी का अध्ययन नहीं करता। जो वास्तव में है उनका अध्ययन करता है और भविष्य का अध्ययन इनके द्वारा आदर्श का अध्ययन यहाँ पर नहीं की जाती। और उपभोग के क्षेत्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन क्षेत्रों में
जो क्या है का अध्ययन इनके द्वारा किया जाता है। तो अर्थशास्त्र को वास्तविक ज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, एक दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो यह है कि तर्क का आधार क्या होता है, कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, और इसलिए हम इसको विज्ञान, वास्तविक विज्ञान मानते हैं अर्थशास्त्र को। दूसरा, श्रम विभाजन का आधार भी है यह, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत कार्यों का विशिष्टीकरण करना ही श्रम विभाजन है। जो व्यक्ति जिस कार्य में सक्षम है वह उसी कार्य में को संपन्न करे, और यह श्रम विभाजन का आधार है, और इसलिए इनको वास्तविक विज्ञान भी हम मानते हैं। उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण, अर्थशास्त्र में उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण कर लिया जाता है कि हम किसका अध्ययन करेंगे, बेरोजगारी का, दहेज प्रथा का, किनका अध्ययन करेंगे और क्या बातों उसमें शामिल होगी, इनका पूर्ण निर्धारण कर लिया जाता है, इसलिए भी यह विज्ञान है। और अर्थशास्त्र के विकास में बाधा, अगर हम आदर्श विज्ञान को भी साथ में लेकर चलें और वास्तविक विज्ञान को भी लेकर साथ में लेकर चलें, तो हम निश्चित उद्देश्य की ओर नहीं जा पाएंगे, भटक जाएंगे, और इसलिए आदर्श अर्थशास्त्र के विकास में ये बाधा होगी, और इसलिए हम केवल इसको वास्तविक विज्ञान मानेंगे। ऐसा वास्तविक विज्ञान के मानने वालों का तर्क है। दूसरा, लेकिन इसे आदर्श विज्ञान भी माना जाता है, जैसे हार्ट्रे और खास करके पेगु का जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री है, और इस तरह से इन्होंने इनको आदर्शवादी स्वरूप का भी इनका जिक्र किया है। आदर्शवादी स्वरूप में हार्ट्रे ने स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक नहीं किया जा सकता। ये इस तरह से बातें इन्होंने कही है, क्योंकि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान इसलिए भी मानना है क्योंकि यह एक अधिक व्यवहारिक है, और केवल इसमें तर्क को ध्यान में नहीं दिया जाता, अपितु भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, जो आदर्श की बातें हैं। दूसरा, अर्थशास्त्री ही निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। कारण और परिणाम के मध्य संबंध तो स्थापित होता है, और इसके पश्चात भी अर्थशास्त्री को निर्णय लेने होते हैं, और यह एक व्यक्ति सारी दौड़ दौड़े और जब वह दौड़ समाप्त करके जीतने की रेखा के समीप पहुँचे तब उसका स्थान किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए, यह उचित नहीं है। और इसलिए उस अर्थशास्त्री को ही अर्थशास्त्र का जो भी निष्कर्ष निकाला है उसके समाधान के लिए उनको निर्णय लेने के लिए और उसी पर छोड़ना चाहिए, और इनका स्वरूप आदर्श इस प्रकार से बन जाता है। और रॉबिन स्वयं अपने वास्तविक विज्ञान के आधार को निभाने में असमर्थ थे। एक उदाहरण देते हैं, जब वे लड़ाई की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखते हैं तो वास्तविक विज्ञान की सीमा रेखा का अतिक्रमण करके एक सलाहकार के रूप में सामने आते हैं। तो रॉबिन्स भी बाद में कुछ स्वीकार करते हैं कि आदर्श की बातों को। तो अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में अब बातें कुछ रख सकते हैं यहाँ पर कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, जैसे एडम स्मिथ का प्रकृतिवादी तथा आशावाद होना, अधिक यथार्थवादी होना, केनरीज, मार्शल, कीन्स, रिकार्डो, इन सब ने जो सुझाव दिया है वह एक आदर्श को ध्यान में रख करके इनके द्वारा सुझाव दिया गया है। मौलिकवादी अर्थशास्त्र तो आदर्शवाद का जीता जागता उदाहरण है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र पेगु के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन और राजस्व के अंतर्गत जो हम लोग बातें करते हैं, ये सब आदर्श की बातें यहाँ पर होती है, क्या होना चाहिए की बात होती है। और वास्तविक विज्ञान को अगर मानते हैं तो अर्थशास्त्र निरस हो जाएगा, ये भी इनके अंतर्गत तर्क दिया गया। व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में आदर्श विज्ञान सहायक होता है, अर्थशास्त्र का आदर्श स्वरूप। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेजर ने स्पष्ट किया है, अर्थशास्त्र को नैतिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। और इस तरह हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक और वास्तविक विज्ञान है और दूसरी ओर आदर्श विज्ञान, और यह दोनों है इसमें। धन्यवाद।